हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो वॉल्यूम 2 का बुक आया है उन्हीं का सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। और ये जो सेट है सिर्फ जीके जीएस का है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाजका प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। यह जो है नाजका प्लेट यह मध्य अमेरिका नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। तो ये गलत दिया गया है। इसके बाद है कि प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सही दिया गया है। और कब प्रतिपादित किया गया था? 1967 ईस्वी में। तो इनमें केवल 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाती है तो बनने वाली भू आकृति क्या होती है? तो यह ऑक्सबो झील का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड जनजाति है, दूसरी साइड जगह है। गोंड जनजाति यह कहाँ पर निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में। डोंगरिया कोंद जनजाति जो है यह उड़ीसा राज्य में निवास करती है। टोडा जनजाति यह नीलगिरी की पहाड़ी पर रहती है। और चेंचू जनजाति जो है यह केरल का जनजाति है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिली विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। सही दिया गया है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। ये भी सही है। और मध्य प्रदेश का जो है बालाघाट जिला यह सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह एशिया है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इन चारों में बताना है। सबसे पहले बड़ा जो है वह एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है, उसके बाद यूरोप है और उसके बाद यानी सबसे छोटा जो है वह ऑस्ट्रेलिया है। तो सेकेंड नंबर पे आता है अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज्यादा ऊंचे हैं। ऊंचा तो है मगर ज्यादा ऊंचा नहीं है। ये आप हो भी सकता है सही, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा लगा दिया गया है तो गलत है। ऊंचे हैं लेकिन। अगला है कि तापी नदी सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। सही दिया गया है। तो केवल इसमें 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में आपको बताना है। तो बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा कराती है। नहीं, ये गलत दिया गया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है अक्टूबर से दिसंबर तक तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो यही गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। घटना है, कारण है। कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन होता है। ऋतु जो है यह पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव का कारण है। विषुव सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर जब होता है तो ये इसमें विषुव की स्थिति बनती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित होते हैं? तो यह जो है गर्म वाताग्र और ठंडा वाताग्र दोनों से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिमालय नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है? तो यह गोखुर झील का निर्माण करती है, समतल घाटी का भी निर्माण करती है
और उसके बाद विसर्प नदियां का भी निर्माण करती है, गुम्फित वाहिकाएं का निर्माण भी करती है, और नदी के मुहाने पर यह डेल्टा का भी निर्माण करती है। लेकिन इनमें से सब सही दिया गया है और पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गति के प्रकार दिया गया है और वस्तुओं की गति दी गई है। वृत्तीय गति का इनमें से कौन सा उदाहरण है? वृत्तीय गति, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति जो है यह वृत्तीय गति है। घूर्णन गति, लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना, जब लट्टू घुमाते हैं ऐसे गोल गोल घूमता जो है, तो यह घूर्णन गति का उदाहरण है। आवृत्ति गति जो है यह घड़ी के लोलक की गति है। और सरल रेखीय गति, नदी के प्रवाह की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो यह जो है ध्वनि गुणता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है। जल में वायु का बुलबुला जो होता है यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है? ऊर्जा हानि नहीं होती है ट्रांसफार्मर में, तो क्रोड का नर्म लोहे का बना होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से गलत मिलान का चयन करें। ओडोमीटर जो है यह वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाती है, सही है। क्रायोमीटर जो है यह अत्यंत निम्न तापमान को मापने के लिए है, अत्यंत निम्न तापमान को मापने के लिए है, न कि रॉकेट इंजन की क्षमता को, तो यही गलत दिया गया है। उसके बाद ग्रेविमीटर जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन को दर्शाता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता दर्शाती है। तो ऑप्शन बी का मिलान गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों है? तो यह जो है लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसीलिए लोहे की कील पारे पर तैरती है लेकिन पानी में डूब जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उनकी प्रचुरता मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कैल्शियम जो है 1.5% यानी 1.5% पाया जाता है हमारे शरीर में। नाइट्रोजन 3.3%, हाइड्रोजन जो है यह 10%, इसके बाद कार्बन जो है यह 18.5%, 18.5%, ऑक्सीजन जो है लगभग 60 से 65% तक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन जो है यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी रक्षक नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस बनाने में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2। अगला क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है? तो मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जो कि उसको आग जो हीट रहता है उससे थोड़ा राहत दिलाता है, मतलब जल्दी ये गर्म नहीं होता है, अग्निरोधक बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, सही दिया गया है। इसके बाद न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, यह भी सही है। न्यूट्रॉन परमाणुक नाभिक के
अंदर स्थित होते हैं, सही दिया गया है। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं बल्कि अंदर होते हैं, तो यही डी गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि HCOC COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। COOH लगा रहता है तो यह कार्बनिक अम्ल होता है, लेकिन HCOC COOH जो है यह ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा। तो यह या तो ओ का दे सकते हैं या RH नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्वगति में सहायक होते हैं वे कौन हैं। तो यह है वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, संसंजन और आसंजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्त बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। तो बीजांड का जो है यह नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, उसका चयन कूट की सहायता से करें। विटामिन ए के कारण दृष्टिहीनता या रतौंधी रोग होता है। रतौंधी कहाँ की बीमारी है, तो यह आंख की बीमारी है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। लौह की कमी से अरक्ता होता है। तो इनमें सभी सही दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित DNA पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाभ कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पित्त में लिपिड के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, एंजाइम नहीं होते हैं। पित्त में लिपिड जो है यह वसा के पाचन के लिए उपयोगी होता है। यही गलत दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो यह रंगपुर और लोथल दोनों स्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बकाचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है। निम्बकाचार्य को समुचित रूप से द्वैतवाद का दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। द्वैतवाद और द्वैतवाद में अंतर है। यह द्वैतवाद जो है यह माधवाचार्य का है। वेदांत शुद्धाद्वैत वेदांत जो है यह विष्णु स्वामी का है। और विशिष्ट द्वैताद्वैत जो है यह रामानुजाचार्य का है, रामानुजाचार्य। इसके बाद अगला है कि अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक और ग्रीक चारों लिपि का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। यह कथन किसने कहा था। तो बलबन ने कहा था और बलबन ने ही रक्त एवं लोह की नीति का पालन किया था। नेक्स्ट है कि जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। तो यह अकबर के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी कौन सा शहर था। तो यह अमृतसर था। अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था। तो इसे
हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं। तो यह किसका कथन था? तो राजा राम मोहन राय का कथन था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में किया गया था और तरुण स्त्री सभा की स्थापना जो है 1819 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सन 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, सही है। सन 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई, ये भी सही है। पूछा गया है इनमें कि कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है, एक और दो दोनों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्रोह और नेतृत्वकर्ता। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था और इसके नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ था और इनके नेता जो थे यह बुद्धो भगत थे। खासी विद्रोह जो हुआ था यह असम के क्षेत्र में हुआ था और इसके नेता जो थे तीरथ सिंह थे। संथाल विद्रोह जो हुआ था यह कहाँ पे हुआ था? झारखंड के क्षेत्र में और इनके नेता जो थे वह सिद्धो कान्हो, चांद और भैरव चारो थे। चेरो विद्रोह जो हुआ था यह भी झारखंड में हुआ था और इनके नेता भूषण सिंह थे। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ। खासी विद्रोह जो है 1833 में हुआ और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। चेरो विद्रोह जो है यह 1800 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो 23वां वार्षिक अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और यह कहाँ हुआ था? तो 1907 में सूरत में। नेक्स्ट है संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद जो है यह बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था। उज्जैनिया राज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? यह मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू थे। ये दोनों थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? तो कर्म के सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। लॉर्ड क्लाइव के समय बंगाल में द्वैत शासन आया था। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि स्वीकार की थी और लॉर्ड डलहौजी जो है इसके समय राज विलय की नीति आया था। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है कि किन यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए थे? तो किन कंपनियों ने? तो पुर्तगालियों ने। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो यह कौन थे? टीपू सुल्तान थे। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो यह मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो यह उद्योगपति श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? तो यह 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के लिए
किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो इसके लिए जो है विधानसभा का अनुमोदन आवश्यक होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। उच्च सदन नहीं बल्कि निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह गलत दिया गया है। संसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है, सही दिया गया है। इसके बाद है कि मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है, नहीं, यह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष। इसके बाद है कि राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी है, वास्तविक नहीं बल्कि नाम मात्र का संवैधानिक कार्यकारी होता है, नाम मात्र का। तो केवल 2 ही इनमें सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? इसके लिए अधिकार परीक्षा रीट जारी की जाती है। वर्तमान में भारत सरकार में कितने कैबिनेट समितियां हैं? तो यहाँ जो है कुल 8 कैबिनेट समितियां हैं, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा जो क्या गया है वह 25 वर्ष है। मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने और हफ्ते होती है? तो यह 6 महीने और 6 हफ्ते होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका अनुच्छेद 66 में चर्चा किया गया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, सही दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 तक था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 तक था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 66 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 74 तक था और पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 79 तक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और बुनियादी उद्योग, इन दोनों पर बल दिया गया। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है वृद्धि के साथ न्याय पर बल दिया गया और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और इनके समय किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और पंचवर्षीय योजना से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे आप कमांड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साधन लागत पर एनएनपी डैश के बराबर होती है। तो साधन लागत पर एनएनपी जो होता है यह राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस भी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी भी है, बफर स्टॉक का रखरखाव यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो किस समिति ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, SVS राघवन समिति ने। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSO संगठन सर्वेक्षण करता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति का संबंध किससे है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो 2006-07 के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई जो है यह कृत्रिम बंदरगाह है और एन्नौर भी कृत्रिम बंदरगाह है और तूतीकोरिन बंदरगाह भी कृत्रिम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सोरे के व्यापार
का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो मीर जाफर ने प्रदान किया था, ऑप्शन बी से हो जाएगा। और सोरे का निर्माण जो है यह बारूद बनाने में किया जाता था। सोरे का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता था और सोरा का जो निर्माण है यह बिहार के नोनिया समुदाय के द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पितृहंता राजवंश के नाम से जाना जाता था? तो हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश में पिता की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ जाता था, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता था। और ये जो है हर्यक वंश, इसके संस्थापक बिंबिसार थे। नंद वंश का महापद्म नंद संस्थापक था और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्मित शुंग था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 ईस्वी में, और इनके अध्यक्ष जो थे वह RN मधुलकर थे। इसके बाद गया में अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ और इसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने किया था। रामगढ़ जो कि उस समय 1940 में बिहार में ही पड़ता था, और इनकी अध्यक्षता जो किया था वह अबुल कलाम आजाद ने किया था। अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे यह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, और बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव जो थे उस समय वह श्री कृष्ण सिंह थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में कौन संबंधित नहीं है? तो इस मुजफ्फरपुर बम कांड से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों का संबंध है, और यह जो है किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम गिराने का प्रयास किया था। चंद्रशेखर आजाद इनसे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया। इसमें जो है खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दिया गया, और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड ये तीनों मुंगेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सीता कुंड जो है यह गर्म जल का झरना है। कौन? सीता कुंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई? तो मेची नदी से। इसे कोसी मेची लिंक योजना के भी नाम से जाना जाता है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो PM मोदी ने किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने। अगला क्वेश्चन है कि वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सबसे ज्यादा कैमूर में, उसके बाद जमुई में और उसके बाद नवादा में है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? बिहार के शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह नदी प्रत्येक साल बाढ़ को लाती है, और यह नदी जो है मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 68.8% था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? तो मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने? तो 2 राज्यपाल जो है ऐसे आगे चलकर राष्ट्रपति बने, उनमें से जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, ये दोनों हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया, और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल जो हैं वह कौन है? तो सैयद अता हसनैन है। सैयद अता हसनैन है, वर्तमान में राज्यपाल बने हैं यह हसनैन। ये हसनैन हो जाएगा, हौस होने का नाम। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी सेनाओं को जानू मेले का आयोजन किया था? किस स्थान पर? तो हैदराबाद में। ऑप्शन बी से हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है? तो 2022-23 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है? तो यह जो है बिहार प्लास्टिक विनिर्माण नीति को प्रोत्साहन दिया है, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, ये भी सही है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ये सभी नीतियों का ऐलान किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया? रक्षा क्षेत्र में जो है 6.81 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया? तो किस राज्य में? बिहार राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मेट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई हैं? तो इंग्लैंड की है यह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजनों और पर्यटनों के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणी शुरू की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपये में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है? तो नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे अब कुल टैरिफ 50% हो गया? तो यह एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 को भारत ने निम्न में से किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुक्त व्यापार समझौते लागू किया है? तो इनका राइट आंसर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिंकस्टीन हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देश का पहला राज्य जो बना यह गुजरात बन गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। तंबाकू, वेपिंग तथा ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो मालदीव बन गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्जिया मेलोनी। इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है कि पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज को निम्न में से किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अमित शाह ने। यह कौन है? गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जीजी पारेख का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 में हो गया। इनके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया है? तो यह कुल 10 बार शपथ लिए नवंबर 2025 ईस्वी में, जब लास्ट चुनाव हुआ था। और वर्तमान में जो है यह इस्तीफा देने वाले हैं और बिहार का मुख्यमंत्री अगला कोई और होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो यह एक संस्था है, लाजलोक राजना, और कोई इन्हीं को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर बनी है जिन्होंने यह खिताब दुबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल किया है? तो मरियम फातिमा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से निम्नलिखित संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो इस स्टेडियम की नींव 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई। यह सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।